एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023-24 बल्कि 2024 जो हुआ वो जनवरी माह में महाराष्ट्र में नासिक में हुआ। ओके, अच्छा, कोप का पहला सम्मेलन आपको पता ही है 97 में बर्लिन में हुआ था। जो कोप का सबसे ताज़ा तरीन सम्मेलन हुआ है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कोप, वो 28वां है। कोप का 28वां सम्मेलन हो चुका है। हुआ कहाँ है? दुबई, यूएई, दुबई में। दुबई कहाँ है? यूएई में। तो यूएई पूछे तो भी और दुबई पूछे तो भी। कोप का 28वां सम्मेलन, इसमें लगभग 200 देशों ने पार्टिसिपेट किया। ये 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 को हुआ। 13 दिसंबर 2023 को फाइनली इस पर समझौता हुआ था। इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल जो गया उसके अध्यक्ष थे भूपेंद्र यादव, जबकि इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे सुल्तान अल जावेर। इसमें जो समझौता हुआ उसको कहा गया है यूएई कंसेंसस या स्टॉकटेक समझौता। कहा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है इस समझौते के बारे में कि जीवाश्म युग की समाप्ति के लिए ये पहला ऐतिहासिक समझौता है। वो कह रहे हैं कि यहीं से जीवाश्म ईंधन के अंत की अब शुरुआत हो रही है। इस समझौते में 8 सूत्री योजना सुझाई गई ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की रोकथाम के लिए। पिछला सम्मेलन कोप 27 मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। उसमें जो समझौता हुआ था लॉस एंड डैमेज फंड बनाने को लेकर के, अब कोप 28 में तय किया गया कि भाई अब हम इसे क्रियान्वित करेंगे। साथ ही कोयले के यूज़ में हम स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध कटौती करेंगे और 1.5 डिग्री सी का जो लक्ष्य है, क्या ये 1.5 डिग्री सी का लक्ष्य क्या है कि औद्योगिक क्रांति से पूर्व जो धरती का तापमान था, हमने भविष्य में धरती के तापमान को 1.5 डिग्री सी से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना। ये लक्ष्य कब घोषित हुआ था? कोप 21 पेरिस में हुआ था। हमने इस बार फिर से ये लक्ष्य दोहराया है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को हम 2030 तक 3 गुना तक लेके जाएंगे। जो वर्तमान में हमारी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है उसे हम 2030 तक 3 गुना कर देंगे। नेक्स्ट जो सम्मेलन होगा कोप का, कोप 29, वो नवंबर 2024 में होगा बाकू अजरबैजान में। अच्छा, मोदी जी ने इसी सम्मेलन में ये कहा कि भाई 2028 का जो कोप सम्मेलन होगा हम भारत में कराने का प्रस्ताव रखते हैं। ध्यान रखना, होगा नहीं, मोदी जी ने प्रस्ताव रखा है कि 2028 में हम करा सकते हैं। ओके, फिक्की के नए अध्यक्ष हैं अनीस शाह। तो नीना सिंह सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की हेड बनने वाली पहली महिला हैं। दीता ज़िरी बनी हैं मिस अर्थ। दीता ज़िरी बनी हैं मिस अर्थ। तो आगे चलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त मामला क्या है, बहुत पुराना हो चुका है। अब इसमें लबोलुआब ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो एक कमेटी के द्वारा हो, जिसमें नेता विपक्ष हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों और भारत के प्रधानमंत्री हों। तो अब संसद ने कानून बनाया और कानून बनाने के बाद कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होगी वो एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा होगी। इस समिति में कौन शामिल होंगे? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री और नेता विपक्ष। तो अब मामला ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होगी वो एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होगी, जिसमें प्रधानमंत्री, उनके द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री और नेता विपक्ष वो उसमें शामिल होंगे। गाज़ा युद्ध 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ। फोर्ब्स मैगजीन ने विश्व की 100 पावरफुल महिलाओं में सबसे पहला स्थान जो दिया है वो उर्सुला वान डेर लेयन, ऐसे करके इनका कुछ नाम है। उर्सुला इनका नाम है शुरुआत में, उर्सुला वान डेर लेयन इनका शायद नाम है। तो खैर, यूरोपीय यूनियन की चीफ हैं ये। इन्हें विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली महिला कहा गया है। भारत से इस लिस्ट में 4 हैं। 32वें नंबर पर भारत में सबसे ज़्यादा पावरफुल निर्मला सीतारमन, वित्त मंत्री हमारी। इसके बाद इससे इनके नीचे हैं रोशनी नाडार मल्होत्रा, सोमा मंडल और किरण मजूमदार शाह। 1 जनवरी 2024 से सुरक्षा परिषद में जो 5 नए अस्थायी सदस्य बने हैं वो हैं अल्जीरिया, सियरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गयाना या गुआना और स्लोवानिया। वंदे साधारण जो ट्रेन थी, सेमी लग्जरी गाड़ी है ये, इसको अब नया नाम दे दिया गया अमृत भारत एक्सप्रेस। ध्यान रखना, शुरू में इसका नाम था वंदे साधारण। वंदे भारत अलग है, वंदे साधारण अलग थी।
अब वंदे साधारण को नया नाम दे दिया गया अमृत भारत एक्सप्रेस। तो अब इसकी खूबी क्या है अमृत भारत एक्सप्रेस की? एक तो ये हाई स्पीड ट्रेन है, ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल सकती है। और इस ट्रेन में कुल 22 कोच हैं और इसे पुश पुल तकनीक से बनाया गया। पुश पुल तकनीक का मतलब क्या है कि एक इंजन आगे इसको खींचेगा और एक इंजन पीछे लगेगा जो इसको धकेलेगा। इसको कहा गया पुश पुल तकनीक, यानी कि इस ट्रेन को 2 इंजन खींचेंगे। पहली ऐसी ट्रेन जो चली वो चली अयोध्या से दरभंगा के बीच में, ठीक है साहब। और इसमें केवल सेकंड क्लास और स्लीपर कोच होंगे। रहन सहन की लागत के आधार पर दुनिया के सबसे महंगे जो शहर हैं, पहले नंबर पर संयुक्त रूप से सिंगापुर और ज्यूरिख जर्मनी का शहर है। और सबसे सस्ता शहर है सीरिया का दमिश्क 173वें नंबर पर। कराची 117वें नंबर पर। इस लिस्ट में भारत में केवल 2 शहर शामिल हुए। इसमें चेन्नई 163वें नंबर पर और अहमदाबाद 166वें नंबर पर। यानी कि जिन इंटरनेशनल लेवल पर जिन 180-85 जितने भी शहर हैं उनको रैंकिंग दी गई सस्ते या महंगे के आधार पर, तो उसमें सबसे सस्ता भारत में अहमदाबाद है और विश्व में है दमिश्क। और सबसे महंगे शहर हैं सिंगापुर और ज्यूरिख। हमारे कामगार, हमारी कंपनियां वगैरह वगैरह विदेशों में काम करते हैं और विदेशों से जो है कि पैसा भेजते हैं, उसे हम कहते हैं अप्रवासी प्राप्तियां। तो इस मामले में लगातार भारत का नंबर पहला बना हुआ है। वर्ष 2023 में भी हम पहले नंबर पर थे। 125 अरब डॉलर हमें विदेशों से, विदेशी कामगारों से प्राप्त हुआ या अप्रवासी प्राप्तियाँ हुई हमें। दूसरे नंबर पर चीन होता था, लेकिन अब दूसरे नंबर पर मैक्सिको आ गया है और चीन हो गया है तीसरे नंबर पर। ओके, अब हमें जो पैसा मिलता है विदेशों से उसमें सबसे ज़्यादा हमें मिलता है यूएसए से और दूसरा नंबर यूएई का। मुख्यमंत्री जो नए बने हैं, राजस्थान में भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी और मिजोरम में लाल दुहोमा। भैया याद कर लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये हो गया, गीताजरी हो गई, ये भी हो गया। नेक्स्ट ये है, ये मैं आपको खैर पहले बता चुका हूँ, लेकिन मुझे कुछ लग रहा है कि हो सकता है मैंने ना बताया हो। एक बार देख लेते हैं फिर। अटल ब्रिज या अटल सेतु मुंबई और नवी मुंबई के बीच में बना भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है ये। ओके इससे पहले था बांद्रा वर्ली सीलिंग जो कि 2009 में बना था। स्वच्छता सर्वे 2023 का कह रहा है कि सबसे साफ शहर है इंदौर, लगातार 7वीं बार। सबसे स्वच्छ राज्य महाराष्ट्र और सबसे स्वच्छ कैंट या छावनी जो है वो महू है। सबसे स्वच्छ गंगा टाउन वाराणसी है। और वर्ष 2023 के स्वच्छता सर्वे की जो थीम रही वेस्ट टू वेल्थ और 2024 की थीम रही रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है। शेख हसीना बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी हैं, तो लाई चिंग ते ताइवान के राष्ट्रपति बने। ये पहली बार बने ताइवान के राष्ट्रपति। ब्रिक्स देशों का, ब्रिक्स संगठन का गठन आपको पता ही है, पहले ब्रिक के नाम से हुआ, फिर ब्रिक्स हो गया। तो ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2009 में हुआ। कहाँ पर हुआ था? येकाटेरिनबर्ग, रूस में। और चीन इसमें 2011 में औपचारिक रूप से शामिल हुआ था। ठीक है साहब। तो ब्रिक्स में कुल जो देश थे वो थे 5। अब इसमें 5 नए देश जुड़ गए हैं। वो कौन कौन से हैं? मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे किसी ना किसी एग्जाम में। तो मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, ये ब्रिक्स में 5 नए सदस्य बने हैं। इस तरह से ब्रिक्स अब जो है कुल 10 देशों का संगठन हो गया है। 26 जनवरी 2024 को यानी कि पिछले गणतंत्र दिवस पर हमारे यहाँ जो चीफ गेस्ट थे वो थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। और 2026 जो है, वर्ष 2026 भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट, नीति आयोग ने गरीबी को लेकर के, देखो एक कहते हैं मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, MPI शॉर्ट में कहते हैं, इसे कहते हैं बहुआयामी निर्धनता। अब इस गरीबी को, बहुआयामी निर्धनता को मापने के कुल जो पैमाने हैं 12 हैं, कुल 12 पैमाने हैं। ठीक है साहब। अब ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा अभी फ़िलहाल, नेक्स्ट सेशन में कभी देखेंगे। तो बहुआयामी गरीबी को मापने के कुल 12 पैमाने हैं। नीति आयोग ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग ने कहा कि गरीबी से या बहुआयामी गरीबी से पिछले 9 वर्ष में हमने 24 करोड़ 82 लाख लोगों को बाहर निकाल लिया। यानी कि पिछले 9 वर्ष में 24 करोड़ 82 लाख लोग हमने गरीबी से बाहर निकाल दिए हैं। और गरीबों की संख्या सबसे ज़्यादा जो हमने बाहर निकाली है, घटी है, वो यूपी से है।
2013-14 में हमारे यहाँ जो गरीबी की दर थी एमपीआई के नज़रिए से वो थी 29.17%, जो कि अब 2022-23 में ये घटकर रह गई है 11.28%। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जिस दिन 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में मूर्ति की स्थापना हुई थी, उसी दिन शाम को अपने ऑफिस में वापस लौट करके प्रधानमंत्री ने इस योजना की घोषणा की थी, जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। और इसका लक्ष्य ये है कि करीब 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, यानी कि रूफटॉप योजना है ये। और कितने, तो बजट में वित्त मंत्री ने पुनः इसकी घोषणा की, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। विश्व धरोहर सूची में हाल ही में जो शामिल हुए हैं वो हैं कर्नाटक में होयसोल मंदिर समूह और शांति निकेतन, ठीक है ना। और यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक, ये तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है, यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में गुजरात के गरबा को भी शामिल किया है, जो कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों में भारत की 15वीं धरोहर है। अच्छा, उत्तराखंड से अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में केवल एक है, सलूर और डूंगरा की रम्मन पूजा, रम्मन या रम्माण पूजा। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को घोषित किया गया है। जो साहिबजादे हैं उनकी याद में वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। और बिरसा मुंडा की याद में हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाया करेगा। तेलंगाना में जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया है या बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। कहाँ बनेगा? तेलंगाना में। INS संघायक ये समुद्री पोत है, समुद्री सर्वेशिप या सर्वेक्षण पोत है। ये हमने अपने देश में बनाया और भारत में बना सबसे बड़ा सर्वे पोत है ये। नौसेना में इसको शामिल कर लिया गया है। अच्छा, हाल ही में मालदीव और भारत के रिश्तों में थोड़ी सी खटास रह हो गई थी, तो मालदीव से हमने अपना जो शिप था वो वापस ले लिया था। उस शिप को हमने INS तार मुगली के नाम से अपनी सेना में शामिल कर लिया है। ये मैं आपको बता चुका, हाँ ये मैं बता चुका आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 2023-24 में भारत में जो 31 मई के ताज़ा अनुमान थे, ये अब तक के लेटेस्ट अनुमान है। ये कह रहा है कि 2023-24 में गुजर गया ना, पिछला वित्तीय वर्ष कह सकते हैं उसको, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में जो GDP ग्रोथ रेट रही वो रही 8.2%। पहले ये अनुमान था 7.6%। जब बजट जारी हुआ था तो अनुमान था 7.6% का, लेकिन जो ताज़ा अनुमान है या 2023-24 में जो GDP ग्रोथ रेट रही वो 8.2% की रही। आप ध्यान रखना, बजट अनुमान पूछेगा तो 7.6 और वास्तविक अनुमान पूछेगा तो 8.2%। अच्छा, 2022-23 में जो GDP ग्रोथ रेट रही थी 7%, 22-23 में रही 7%, 23-24 में पहला अनुमान था 7.6 का, ठीक है। और अब ये जो नया अनुमान है वह है 8.2 का। ओके, 70, 76, 82। प्रति व्यक्ति आय इस समय स्थिर मूल्यों पर है 1,06,744 रुपये और चालू मूल्यों में 1,84,205 रुपये। 5 अप्रैल 2024 को जो रेपो रेट थी वो थी 6.50%। विदेशी मुद्रा भंडार हमारे यहाँ था 645 अरब डॉलर, जो कि रिकॉर्ड स्तर पर है। मातम मृत्यु दर ये हर बार पूछ रहा है, इस समय है प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 97। और हमारे यहाँ जो नेट प्रजनन दर है या कुल प्रजनन दर है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो शहरी क्षेत्रों में 2 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1 है। स्थिर आबादी के लिए 2.1 माना जाता है, तो हमने वो लक्ष्य पूरा कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। शहरी क्षेत्रों में 2 पर आ गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में आ गई है 2.1 पर। राजकोषीय घाटे की अगर बात करें तो वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25, तो वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा रहा 5.8%, जिसके अगले साल 2024-25 में घट करके 5.1 पर आने का अनुमान है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, आप इनको याद जरूर करें। अच्छा, युद्ध अभ्यास अक्सर पूछ लेता है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में मेघालय उमरोई। भारत शक्ति तीनों सेना यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना का संयुक्त अभ्यास पोखरण राजस्थान में। समुद्र लक्ष्मण विशाखापत्तनम तट आंध्र प्रदेश में नौसेना का अभ्यास था ये, संयुक्त रूप से भारत और मलेशिया का। लामातीय सेशल्स के लामातीय कोस्ट पर भारत और सेशल्स की नौसेना का अभ्यास था। इसके अलावा सी
डिफेंडर्स 2024, सी डिफेंडर्स 2024, ये भारत और यूएसए का युद्ध अभ्यास अंडमान निकोबार में। वायु शक्ति 2024, ये भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास था राजस्थान में जैसलमेर में। इसकी थीम थी आकाश से बिजली का प्रहार। मिलन 2024 विशाखापत्तनम तट पर 50 देशों की नौसेनाओं का, या भारत में नौसेनाओं का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास था ये मिलन 2024। धर्म गार्जियन भारत और जापान का है, थल सेनाओं का, राजस्थान में महाजन फील्ड में हुआ ये। खंजर हिमाचल प्रदेश में, भारत किर्गिस्तान, और साइक्लोन मिस्र में, भारत मिस्र। ये एक आध सवाल पूछ लेता है करंट अफेयर्स में इस तरह का, ये मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। आई थिंक हाँ, आकाश गंगा, हाँ ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए साहब, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों से शेयर कीजिए, और आप भी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए। थैंक यू वेरी वेरी मच।